गुलाम हैदर साहब का जो केस था वो शुरू से मैं प्रोसीड कर रहा था और आज तक भी गुलाम हैदर के मैं साथ नहीं हूँ, उससे जुदा नहीं हूँ। और जब से गुलाम हैदर साहब यानी अंसार बरनी साहब से राब्ता किया और उनके थ्रू अपना मोमिन मलिक साहब के थ्रू जो केसेस हिंदुस्तान में दाखिल किए हैं, तो उसके बाद जो पाकिस्तान में जो प्रोसीडिंग्स होने वाली थी या जो करने वाले थे, उस हवाले से फिर गुलाम हैदर ने कोई रिकॉन्टेक्ट नहीं किया है अब तक मुझसे कि जो प्रोसीड करना था। आपको पता है कि हमने मैं ही था जो गुलाम हैदर को लेके हिंदुस्तान की हाई कमीशन गया, हाई कमिश्नर साहब को डॉक्यूमेंटेशन की, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री गया और जितनी भी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन थी, जो इंटरनेशनल लॉ हमें प्रोवाइड करता है क्योंकि बोथ आर सेपरेट कंट्रीज, तो उस हवाले से जो डॉक्यूमेंटेशन में कर रहा था, तो वो गुलाम हैदर का जो है इंगेज हिंदुस्तान में मोहम्मद मलिक साहब करने के बाद जो रिकॉन्टेक्ट था वो हमारा नहीं हो सका है। हाँ, केस के हवाले से रिकॉन्टेक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा तो हमारी बातें होती रहती हैं। गुलाम हैदर से भी बात होती है केस के हवाले से, लेकिन मुझे कोई गुलाम हैदर की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन अब तक नहीं मिली है कि मैं इस केस को पाकिस्तान में जाके कोई रिट पिटिशन फाइल करूं या कोई फॉरेन मिनिस्ट्री जाऊं या कहीं और में जाऊं, क्योंकि मेरे पास इस वक्त लोकस स्टैंडिंग नहीं है कि मैं खुद जाके अप्रोच करें, क्योंकि वकालत का पहला उसूल ये होता है कि हम क्लाइंट की डायरेक्शंस पर ही हम आगे केसेस को परस्यू करते हैं। जी। तो फिल वक्त गुलाम हैदर की मुझे कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं है कि मैं जाके कोई डॉक्यूमेंटेशन करूं या मैं कोई ऑफिस जाऊं या कहीं मैं कोई रिट पिटिशन पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फाइल करूं या हायर कोर्ट में फाइल करूं। जो लोकस स्टैंडर्ड का जो इशू है वो गुलाम हैदर का हमारा जरूर इसमें है, लेकिन गुलाम हैदर के साथ मैं अब तक भी हूँ, कायम हूँ, जुड़ा हुआ हूँ और गुलाम हैदर की जो भी डायरेक्शन होगी उसको मैं फॉलो जरूर करूंगा। जो मोमिन मलिक साहब ने किया है वो काबिले तारीफ है, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की कोर्ट की तरफ से भी इसमें अगर आगे बढ़ा जाता तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक अप्रोच भी सामने दिखाई पड़ता और सरकार के ऊपर भी प्रेशर होता, ताकि इंडिया से कम चिट्ठी के तौर पर वार्ता होती रहती और कुछ ना कुछ निकल कर आता। क्या ऐसा लगता है आपको? हिंदुस्तान में तो मोमिन मलिक साहब केस को प्रोसीड कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो केस है फोल्ड उसका वो इस वक्त रुका हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि इस केस को साइमल्टेनियसली हमें प्रोसीड करना था, जो कि नहीं हो सका है, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल वकील होते हैं हम क्लाइंट की डायरेक्शन पर ही काम करते हैं। तो गुलाम हैदर की फिल वक्त मुझे कोई डायरेक्शन नहीं है कि मैं इस केस में मैंने कोई रिट फाइल करनी या कोई अप्रोच करना है। इस केस को हल ऐसे किया जा सकता है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन की है, हिंदुस्तान की हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में मौजूद है वहां पर मैं गुलाम हैदर दोनों साथ गए थे, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो एविडेंस और फोटोग्राफ सारे मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है हमने उनको भी लिखा है, पाकिस्तान के दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हमने उनको भी लिखा है, जिसमें FIA है, जिसमें लोकल पुलिस है या दीगर जो डिपार्टमेंट है हमने इनको भी लिखा है। तो ये गैप जरूर आया है। तो इस गैप की वजह से जो डिप्लोमेटिक जो नेगोशिएशन शुरू होनी थी बिटवीन बोथ कंट्रीज वो नहीं हो सकी है। होना ये था कि जब हम इंडियन हाई कमीशन गए, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से हमारा राब्ता हुआ और यहाँ के दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं हमने उनसे राब्ता किया, फिर उनकी जो नेगोशिएशंस जो है वो आपस में नहीं हो सकी, तो हम उन पर कोर्सिव एक्शन, हम उन पर जो अदालती दबाव डालने के लिए जो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो संविधान है, तो उनके तहत हमें दो रास्ते मिलते हैं। एक जो हाई कोर्ट का रास्ता है, एक सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। हमें उनको नेगोशिएशन जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करने के लिए हमें फिर फॉरेन मिनिस्ट्री को दबाव दिलाने के लिए हमें फिर रिट पिटिशन फाइल करनी थी। आया वो हाई कोर्ट में फाइल करते या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते, वो हम अनफॉर्चुनेटली फाइल नहीं कर सके। वो तब फाइल करते जब गुलाम हैदर हमें वो इजाजत देता। गुलाम हैदर इसकी जो मुझसे कांटेक्ट करता इस हवाले से
तो हम जरूर वो फाइल करते। लेकिन जब से हिंदुस्तान में केस हमने फाइल किया है मोहम्मद मलिक साहब के थ्रू, तो सारा जो फोकस गुलाम हैदर का है वो हिंदुस्तान के केस पर है। इसकी एक वजह जरूर हो सकती है, तो जरूर ये एक वजह ये है कि गुलाम हैदर लॉ गोइंग नहीं है। गुलाम हैदर को सारा फोकस हिंदुस्तान के केस पे कर रहा है। वो ऐसा भी नहीं है कि गुलाम हैदर को बताया नहीं गया है मेरी तरफ से, मैंने गुलाम हैदर को ये इन्फॉर्म जरूर किया है। तो इस हवाले से मैं अब तक भी गुलाम हैदर का इंतजार कर रहा हूँ कि वो जब मुझे डायरेक्शन देगा तो मैं जरूर ये जो अदालती जो दरवाजा है इसको खटखटाऊंगा, जरूर गुलाम हैदर की मदद जरूर करूंगा। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जब तक नहीं होंगी तब तक सीमा हैदर का मामला वो हल होते हुए नजर नहीं आता होंगे। आपने कहा कि जब इस केस की आपने शुरुआत की थी तो आपने चिट्ठी के जरिए अपनी सरकार से बात करने की कोशिश की थी, जिसमें आपने पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वहां भी आपने चिट्ठी से वार्ता करने की कोशिश की। तो जवाब मिला था उधर से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई जवाब आया हो? या हमने खतोखतावत की है और जहां भी हम फिजिकली गए हैं अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया है, कोई जवाब नहीं दिया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। पाकिस्तान की सरकार इस केस में सीरियस होते हुए नजर नहीं आती है। सीमा हैदर कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, सीमा हैदर कोई बड़ी शख्सियत नहीं थी। सीमा हैदर एक इलीगल इमिग्रेंट थी जो हिंदुस्तान में गई, हिंदुस्तान में उसके ऊपर केस चल रहा है। और दूसरा कि पाकिस्तान के इंटरनल मामला और जो इश्यूज हैं उस पर पाकिस्तान की मीडिया फोकस कर रही है, पाकिस्तान की सरकार फोकस कर रही है। इसलिए सीमा को पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के शहरियों ने इतना अहम नहीं समझा है। यहाँ पर पाकिस्तान में उसको फोकस करना था केस को, लेकिन अभी देर नहीं हुई है, वो अभी हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरू से ही हम हिंदुस्तान में मोहम्मद मलिक साहब मौजूद है, यहाँ पर अगर हम लौकिक दौर ऑफ द कोर्ट्स करते तो जरूर प्रेशर डेवलप होता पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेशर डेवलप करती हिंदुस्तान के हाई कमीशन पर, और हिंदुस्तान के हाई कमीशन हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर, और फॉरेन मिनिस्ट्री हिंदुस्तान के होम डिपार्टमेंट पर। तो ये पूरी चेन थी। जिस तरीके से सीमा हैदर जो है उसको उसका कोई इशू था वो रिजॉल्व हो सकता था और बच्चे जो है गुलाम हैदर को वापस मिल सकते थे, इस पे हम जरूर मिसिंग रहे हैं। तो एक तो उसके साथ जो पॉवर्टी का मसला है, दूसरा जो इशू है उसकी ये जो गुर्बत का जो इशू है ये है। इस हवाले से गुलाम हैदर की भी निग्लिजेंसी जरूर रही है, क्योंकि इस केस में शुरू से आखिर तक जितना भी जो एक्सपेंसेस है वो आई वाज बियरिंग फ्रॉम माय ओन पॉकेट। ये इस बात को मैं एडमिट जरूर करता हूँ कि सारा खर्चा आप खुद देख रहे थे। जी, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि गुलाम हैदर केस पर जितना भी कोर्ट एक्सपेंसेस था, जितना भी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन की एक्सपेंसेस थे, वो सारे मैं अपनी पॉकेट से बर्दाश्त कर रहा था। गुलाम हैदर से इस केस का फीस की मद में या खर्चे की मद में 1 रुपया भी नहीं लिया गया है, क्योंकि ये इंसानियत का केस था। लेकिन रोशन साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि गुलाम की सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि ही वॉज फाइनेंशियली वीक, आर्थिक तौर पर वो कमजोर थे, और क्योंकि उनका बैकग्राउंड था वो गांव से जुड़ा था तो उनको इतनी समझ नहीं थी। अगर उनको समझ नहीं थी तो फिर वो अंसार बर्नी के पास कहां से पहुंच गए, और वो पहुंचने के बाद एकदम से आपको केस से साइड कर देना, ये समझ कहां से आई उनको? इस सवाल का जो जवाब है वो गुलाम हैदर ही सही तरीके से दे सकता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं है, क्योंकि गुलाम हैदर के कुछ दोस्त कराची में जरूर थे जिन्होंने मिलकर गुलाम हैदर के साथ ये डिसाइड किया कि अंसार बर्नी साहब जो है ह्यूमन राइट्स के बड़े काम करते हैं, और सोमालिया से लेके जो बहरी कज़ाक हैं उनसे लेके जितने भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसकी अंसार बर्नी साहब हेल्प करते हैं। तो उन दोस्तों ने ये जरूर समझा कि अंसार बर्नी के पास चलते हैं और वो जरूर हिंदुस्तान में उनके कोई रवाबित होंगे, कॉन्टेक्ट होंगे, तो गुलाम हैदर की वो मदद जरूर करेगा। तो उन दोस्तों ने ये सही समझा और गुलाम हैदर ने भी इस बात पे एग्री किया कि अंसार बर्नी के पास जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे ये जरूर बात डिस्कस की थी। तो मैंने कहा था कि अगर आपकी दिल है, अगर आपकी ख्वाहिश है, जाना चाहते हैं अंसार बर्नी साहब के पास, तो आप जरूर उनके पास जाएं। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं भी अंसार बर्नी के पास जरूर गया था, क्योंकि अंसार बर्नी साहब ने ये ख्वाहिश जरूर जाहिर की थी
कि रोशन अली को मेरे पास जरूर मेरी इन्विटेशन दे आए, ताकि वो जो डॉक्यूमेंटेशन की है वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे प्रोवाइड करे और मुझे इस केस को समझाए। तो मैं जरूर अंसार बर्नी साहब के पास भी उनके साथ गया था, उनको डॉक्यूमेंटेशन दी, उनको केस समझाया। वो जो मेरा लास्ट काम था इस केस के हवाले से, जो मैं अंसार बर्नी साहब के पास गया, क्योंकि वकालत का एक उसूल होता है, जब भी एक वकील को छोड़ के किसी और वकील को केस दिया जाता है उसको सुपर सीड कहा जाता है, और सुपर सीड जो होता है वो एक वकील अपनी तौहीन समझता है। तो इस हवाले से जब अंसार बर्नी साहब इस केस में आ गए, तो मैं जो मेरा जो प्रोफेशनल मेरा जो कंडक्ट है, जो प्रोफेशनल मेरी जो मोरालिटी है, वो मुझे इजाजत नहीं देती थी कि इस केस को मैं मजीद जाके प्रोसीड करूं, जब तक के गुलाम हैदर फ्रंट फुट पे आके ये मुझे नहीं कहता है कि आपको ही केस आगे चल के प्रोसीड करना है, और यू हैव टू फाइल द केसेस एट इंटायरली एट द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड द डिपार्टमेंट। तो ये वजह थी कि मैं थोड़ा साइड हो गया, क्योंकि गुलाम हैदर यही बेहतर समझता था कि वो अंसार बर्नी साहब जो है वो इस केस को सही तरह से प्रोसीड कर सकते हैं थ्रू द लॉयर। उसके बाद मोमिन मलिक साहब को भी जो एंगेज किया गया उसमें भी मेरी रजा जरूर शामिल थी। मुझसे पूछा गया तो मैंने भी ओके किया कि हाँ मोमिन मलिक साहब ठीक है, अब इसको उनको दिया जाए। फिर रास्ते में जरूर रहे हैं अंसार बर्नी साहब मुझसे, गुलाम हैदर भी रहे हैं और मोमिन मलिक साहब से भी रास्ते रहे हैं।